नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सृजनात्मकता। देखिए, सृजनात्मकता जो शब्द है वो अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है, ये आप सभी को पता है। यहाँ पे हम बात करेंगे सृजनात्मकता का जो संबंध है प्रमुख रूप से है किससे। तो यहाँ पे सृजनात्मकता का जो संबंध है प्रमुख रूप से है मौलिकता और नवीनता से। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है किस चीज़ की मौलिकता और किस चीज़ की नवीनता से। तो यहाँ आपको अवगत कराना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मौलिकता और नवीनता है वो विचारों और किसी भी क्रिया को करने की मौलिकता और नवीनता से लिया गया है। यानी कि हम किसी भी काम को करने के लिए किसी के पीछे पीछे नहीं चलें, अपनी एक नई राह बनाएं और उसी सोच पे हम आगे अग्रसर हों और उस काम को करें। तो यही है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। देखिए, किसी भी क्षेत्र में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति नवीन खोज करता है या नवीन विचारों का निर्माण करता है तो हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्रिएटिव मानते हैं। और ऐसे व्यक्ति सदैव सैद्धांतिक विचारों वाले ना होकर के व्यवहारवादी विचारों वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो क्रिएटिविटी शब्द है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों से इसका अर्थ को स्पष्ट किया है। तो चलिए देखते हैं हम सृजनात्मकता का जो संक्षिप्त परिचय है यानी कि उसकी परिभाषाओं को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे इसी क्रम में हम सबसे पहले लेना चाहेंगे क्रो महोदय को। देखिए, क्रो महोदय ने क्या कहा, सृजनात्मकता क्या है, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर से स्पष्ट करें, सृजनात्मकता को उन्होंने माना है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रो ने क्या माना है, उसको मानसिक प्रक्रिया माना है। देखिए, अब हम बात करते हैं ड्रेवहेल की। तो देखिए, ड्रेवहेल ने महोदय ने क्या कहा है कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है। ड्रेवहेल महोदय ने कहा है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है, ये कहा है ड्रेवहेल ने। चलिए आगे देखते हैं इसी क्रम में और परिभाषाएं। हम यहाँ पे एक परिभाषा लेते हैं जेम्स ड्रेवर की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है। अब प्रोफेसर रूस ने क्या कहा है, सृजनात्मकता मौलिकता है। सृजनात्मकता क्या है, मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया में घटित हो सकती है। यानी कि वह मौलिकता जो वास्तव में किसी भी प्रकार की जो क्रिया है उसमें अगर घटित हो जाती है तो हम उसको नाम देते हैं सृजनात्मकता का। और ये कथन था प्रोफेसर रूस का, ना कि रूसो का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से या तो हमसे पूछा जाता है सृजनात्मकता की डेफिनेशन किसके अंतर्गत, किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी डेफिनेशन दी है, या हमसे पूछा जाता है सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं और वो तत्व कौन कौन से हैं, और आपको इनमें से एक तत्व को आपको एलिमिनेट करना होता है या वो दूसरा देगा उसमें से आपको उसे हटाना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको 4 तत्व पता होने चाहिए। तो सृजनात्मकता के यहाँ 4 तत्व हैं, धारा प्रवहिता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। एक बार फिर से देखिए, सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं, धारा प्रवहिता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण। आप इनको रट लीजिए। अब देखिए, पहला देखते हैं हम धारा प्रवहिता। धारा प्रवहिता क्या होती है, देखिए प्रवाह से तात्पर्य है किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रत्युत्तरों को प्रस्तुत करना। मतलब हम किसी भी समस्या को अगर अपने सम्मुख पाते हैं तो उसके प्रति हम अधिक से अधिक विचारों को प्रस्तुत करेंगे। तो ये है धारा प्रवहिता। अब यहाँ पे देखिए, धारा प्रवहिता के अंतर्गत देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वैचारिक प्रवाह, दूसरा अभिव्यक्ति प्रवाह, और तीसरा है सहचर्य प्रवाह, और चौथा है शब्द प्रवाह। देखिए, जैसे किसी कहानी में अनेकों ने शीर्षक बताना, किसी वस्तु के अनेकों ने उपयोग बता देना, किसी वस्तु को सुधारने के लिए उसके अनेकों अनेक तरीके बता देना, ये सब धारा प्रवाहिता के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं विविधता की। देखिए, विविधता से तात्पर्य है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब विविधता से तात्पर्य उन प्रत्युत्तरों से है जहाँ पर हमें, जैसे मान लीजिए हमने जो उत्तर दिया, हमने जो समस्या के लिए जो समाधान दिया, उन समाधानों में विविधता होनी चाहिए। जैसे हमने कहा कि 3
और 2 मिला के होते हैं 5। हम इसको दूसरे तरीके भी से कह सकते हैं कि 1 और 4 मिला के होते हैं 5, या हम इसको कह सकते हैं और 6 - 1 = 5। तो ये है विविधता। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं मौलिकता की, यानी कि ओरिजिनलिटी की। देखिए मौलिकता से अभिप्राय है व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्पों का या उत्तरों का असामान्य होना या अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से एकदम भिन्न होना। मतलब कि 4 लोग एक तरीके का उत्तर दे रहे हैं और आप 5वें इंसान हैं और आपने सभा में खड़े होकर और एकदम से एक अनूठा उत्तर दिया, अनूठा समस्या का समाधान प्रस्तुत कर दिया। तो ये है मौलिकता। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे तत्व की, विस्तारण की, यानी कि उस समस्या का समाधान जो हमने बताया है। देखिए विस्तारण से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में हम बताते हैं विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या। हमने बता तो दिया कि आपको यहाँ जाना है तो आप ऐसे ऐसे जा सकते हैं, पर हम उसकी व्याख्या कर दें कि हाँ आपको वहाँ जाना है तो यहाँ पे एक लैंडमार्क आएगा, इस लैंडमार्क से आपको यहाँ जाना है, यहाँ लैंडमार्क से आपको यहाँ जाना है। मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप अगर उसकी विस्तृत व्याख्या कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं विस्तारण। ठीक है, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे धारा प्रभेदता, विविधता, मौलिकता और विस्तारण के माध्यम को कि ये होते क्या हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए हम टॉपिक में आगे बढ़ें उससे पहले हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं। ये प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आपका उत्तर है ए मौलिकता, बी नवीनता, सी बुद्धि और डी अपसारी चिंतन। तो आप अपना ये उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और तब तक हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था सृजनात्मकता के होते हैं 4 तत्व, पर परीक्षा के दृष्टिकोण से अब तत्वों को थोड़ा सा कम पूछा जाता है। अब पूछे जाते हैं सृजनात्मकता की जो क्रियाएं होती हैं वो निम्नलिखित 4 अवस्थाओं से गुजरती हैं। वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो देखिए पहली अवस्था है तैयारी, इसको हम कहते हैं उपक्रम या आयोजन। दूसरी है उद्भवन और तीसरी है प्रेरण, प्रदीप्त कहते हैं इसको, या प्रबोधन, या प्रकाश कह लीजिए। और चौथी है यहाँ पे प्रमाणीकरण या सत्यापन। तो देखिए 4 तत्व आपने याद किए, 4 अवस्थाएं याद की, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप इनको कंठस्थ कर लीजिए, 4 तत्व और 4 अवस्थाएं। चलिए इनको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आयोजन की, यानी कि उपक्रम की। देखिए समस्या पर कार्य को आरंभ कर देना या मानसिक स्तर पर समस्या को समझा जाता है और उसको सामग्री को एकत्रित किया जाता है, तो ये हो जाती है तैयारी या आयोजन। जैसे कोई एक लेखक अगर किताब को लिखने के लिए बैठता है तो सबसे पहले क्या करेगा, उसका डाटा एकत्रित करेगा। या जैसे कि आप एक सिंपल सा उदाहरण समझिए, और आपको अपने घर में बनानी है चाय, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चाय को बनाने के लिए उसकी सामग्रियों को इकट्ठा करेंगे। तो यही चीज़ है तैयारी, यानी कि आयोजन, यानी कि उपक्रम। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। यहाँ पे हमने बात की थी उद्भवन की। तो देखिए इस अवस्था में क्या है, समस्या को हल करने की क्रिया कैसी है, चलती रहती है या कंटिन्यू रहती है। इस अवस्था में जो व्यक्ति है असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे समस्या समाधान से संबंधित विचार अचेतन मन से चेतन मन में आने का प्रयास करते हैं। देखिए अचेतन मन और चेतन मन का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था फ्राइड ने, नोट करिए इसको। और देखिए उद्भवन के बाद आता है तीसरा नंबर प्रबोधन या प्रदीप्त। तो देखिए प्रबोधन में क्या होता है, इस अवस्था में जो अचानक समस्या समाधान का हमें अनुभव होता है। ठीक है, और नंबर 4 पे आता है प्रमाणीकरण, या इसको कहते हैं हम सत्यापन। यानी कि हमने जो समस्याओं के प्राप्त समाधानों को हमने समस्या के समाधान के प्रति हमने सारी क्रियाएं कर दी, पर उसको अब हम एक स्थिति लागू करेंगे जहाँ पे हम जांच कर सकें, इसका सत्यापन कर सकें, इसका प्रमाणीकरण कर सकें। तो ये हो गई आपकी 4 अवस्थाएँ। चलिए चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सृजनात्मक जो चिंतन होता है, यानी कि सृजनात्मकता का जो चिंतन होता है, क्रिएटिविटी थिंकिंग होती है, वो कैसी होती है। तो देखिए सबसे पहले सृजनात्मक जो चिंतन होता है वो होता है अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब फैला हुआ। और दूसरा सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है, वो मौलिक चिंतन से संबंधित होता है। मौलिक चिंतन का मतलब एक नवीनता होनी चाहिए उस चिंतन में, वो उसके जो विचार हैं उसके खुद के होने चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए वो। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हमने बात तो कर ली
कि सृजनात्मक चिंतन कैसा होता है, अपसारी चिंतन होता है। अब अपसारी और अभिसारी दो चीज़ें होती हैं। अब अपसारी और अभिसारी को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम इस क्रम में चलते हैं, अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो देखिए, समस्याएं एक ही बिंदु पर अगर केंद्रित होती हैं और समस्याओं का समाधान अगर एक ही होता है तो वो होता है अभिसारी चिंतन। जैसे आपसे हमने प्रश्न किया यूपी की राजधानी क्या है, तो आपका उत्तर होगा लखनऊ। आप यहाँ पे कुछ भी नया नहीं दे सकते, आपको लखनऊ उत्तर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है अभिसारी चिंतन। इसे आप कह सकते हैं अंत चिंतन भी कहते हैं, यानी कि एक तरीके से क्लोज थिंकिंग होती है यहाँ पे। देखिए, हम बात करते हैं अपसारी चिंतन की, यानी कि समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के द्वारा कई तरीके से हम हल कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बताना क्या है, ये खुला अंत या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहलाता है। जैसे कि हमने वहाँ प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो आपने उत्तर दिया लखनऊ। पर यहाँ पे अगर हम कहें कि लखनऊ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, तो यहाँ क्या है, आपको हमने एक फ्री हैंड दे दिया, आप वहाँ पे अपनी विचारों को रख सकते हैं, तो हम खुल के बोल सकें यहाँ पे अपसारी चिंतन, ठीक है। तो अभिसारी और अपसारी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो सृजनात्मक जो चिंतन होता है वो होता है अपसारी चिंतन के अंतर्गत। देखिए, सृजनात्मकता के अंतर्गत एक व्यक्ति आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, टॉरेंस व्यक्ति। अगर वो पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सृजनात्मक जो चिंतन है किसने 84 प्रकार की योग्यताओं का या विशेषताओं का वर्णन किया है, तो वो है टॉरेंस। देखिए, टॉरेंस ने सृजनात्मक बालक की 84 प्रकार की विशेषताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसमें देखिए क्या क्या है। नंबर 1, जोखिम उठाना, कठिन कार्यों को करना, और क्या है, किसी भी समस्या के प्रति वो जागरूक रहता है, सदैव वो अग्रशील रहता है, सदैव उसकी जो भावनात्मक जो इच्छाएं होती हैं वो होती हैं दृढ़ होती हैं। नेक्स्ट देख, सृजनात्मक व्यक्ति कैसा होता है, झेपू होता है, लज्जालू होता है, साहसिक होता है, श्रेष्ठ बनने की उसके अंदर इच्छा होती है, परिश्रमी होता है, निश्चल होता है, और वो एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति होता है। इसी तरीके की उन्होंने क्या है 84 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब हम सृजनात्मकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं, जो सृजनशील बालक है वो ज़रूरी नहीं है प्रतिभाशाली हो, पर हाँ, प्रतिभाशाली जो बालक है वो सृजनशील यानी कि सृजनात्मकता से जुड़ा हुआ हो सकता है। दूसरी चीज़, सृजनात्मकता की जो प्रकृति होती है वो जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। तीसरी चीज़, सृजनात्मकता का जो चिंतन होता है वो कौन सा चिंतन होता है, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। सृजनात्मकता का जो चिंतन होता है वो होता है अपसारी चिंतन। देखिए, साथ में कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं, जैसे कि सृजनशील जो बालक होते हैं उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। ये बालक किसी भी विषय को सरलता से समझ भी लेते हैं। सृजनशील बालक क्या है, कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ करते हैं। सृजनशील बालक क्या है, क्रियाशीलता इनकी अधिक होती है। ये बालक हमेशा किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। तो ये सारे जो पहचान है ये है क्रिएटिव बालक की पहचान। देखिए, अब हम बात करते हैं सृजनशीलता यानी कि सृजनात्मकता के अंतर्गत कुछ और पॉइंट की। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं अब यहाँ पे सृजनात्मकता के सिद्धांत के विषय में, और इसका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। यानी कि देखिए, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत किससे संबंधित है, और ऑप्शन हो आपके पास बुद्धि, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता, तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए सृजनात्मकता। अब देखिए, यहाँ पे डाउट होता है। देखिए, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क यानी कि बुद्धि से संबंधित आ रहा है, पर ये सिद्धांत है प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, सृजनात्मकता का सिद्धांत। अच्छा, देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति के मस्तिष्क में 2 गोलार्ध होते हैं। एक तो होता है दायां गोलार्ध और एक होता है बायां गोलार्ध। तो देखिए, जो दायां गोलार्ध होता है उसका जो संबंध होता है सीधे सीधे सृजनात्मकता से होता है, यानी कि सृजनशीलता से होता है। याद करिए, सृजनात्मकता का जो सिद्धांत होता है इसके अंतर्गत जो दायां गोलार्ध है इसका संबंध है सृजनात्मकता से, यानी कि आपका राइट हैंड आपका क्रिएटिविटी से संबंधित है। और देखिए, बायां गोलार्ध ये है आपका बुद्धिमत्ता से संबंधित, यानी कि रीजनिंग से संबंधित, यानी कि तार्किकता से संबंधित, यानी कि आपका लेफ्ट
गोलार्ध जो है वो है आपका बुद्धिमत्ता से संबंधित। देखिए हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के बाद चलते हैं दूसरे सिद्धांत की तरफ। एक फेमस सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि दिया है फ्राइड ने। ये सृजनात्मकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और ये व्यक्तित्व का सिद्धांत भी है। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है फ्राइड का, आप इसको नोट करिए। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये अक्सर पूछा जाता है, सृजनात्मकता का स्तर का सिद्धांत किसने दिया। ये सीधा सीधा पूछते हैं लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किससे संबंधित है, या किस मनोवैज्ञानिक ने लेवल थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है I.A. टेलर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे हम बात करते हैं सृजनात्मकता बढ़ाने की विधि के बारे में। अगर हमसे कहा जाए कि सृजनात्मकता बढ़ाने की विधि कौन सी है, तो इसका उत्तर है मानसिक उद्दीलन विधि, यानी कि विचारवेश विधि, यानी कि मानसिक झंझावट विधि। और ये विधि दी है ओसबॉर्न ने। देखिए इस विधि को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, और आपने परीक्षा में प्रश्न पत्र में कभी ना कभी ये नाम देखा होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ये देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ही ओसबॉर्न की है। ये आपसे सीधा सीधा पूछ लेता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड किससे संबंधित है, तो आपका उत्तर वहाँ होना चाहिए सृजनात्मकता बढ़ाने से, यानी कि इसका संबंध है सृजनशीलता से। चलिए चलते हैं हम सृजनशीलता मापने के प्रमुख परीक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो सृजनात्मक चिंतन का जो परीक्षण है वो उन्होंने किया था सबसे पहले टॉरेंस ने। और देखिए ये सृजनात्मक चिंतन परीक्षण किया टॉरेंस ने, ई पॉल टॉरेंस। और दूसरा पूछा जाता है पासी का सृजनात्मक परीक्षण, ये किसने दिया, ये किया है V.K. पासी ने। अब एक पूछा जाता है वाकर मेहंदी का सृजनात्मकता का परीक्षण किसने किया, तो वो किया है वाकर मेहंदी ने। अब आपको दिख रहा होगा कि देखिए पासी का सृजनात्मक परीक्षण V.K. पासी, वाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण वाकर मेहंदी ने किया। पर इतना आसान प्रश्न नहीं देते हैं, वो आपसे पूछते हैं वाकर मेहंदी का परीक्षण किससे संबंधित है। अब आप कंफ्यूज होंगे, तो आपको पूरा ये याद रखना पड़ेगा कि वाकर मेहंदी का जो परीक्षण है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, और V.K. पासी का जो परीक्षण है वो सृजनात्मकता से संबंधित है। ई पॉल टॉरेंस का जो परीक्षण है वो आपका सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहयोग करेगी या सहायक होगी। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सीखने हेतु सीमित अवसर हो, दूसरा बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, तीसरा किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, या चौथा जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। तो देखिए कौन सी सहायक होगी यहाँ पे सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए, इसका उत्तर है हमारा 4। जब बच्चों को हम स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे तो ये सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके पास मौलिकता, दूसरा उत्पादकता, तीसरा अपरिवर्तनशीलता, और चौथा नवीन ज्ञान की खोज। तो यहाँ पे आपका उत्तर है अपरिवर्तनशीलता, यानी कि तीसरा। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। पहला खेल, दूसरा भाषण, तीसरा कहानी लेखन, और चौथा निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिए बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है भाषण। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे हम बात करते हैं सृजनात्मक बालक निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो देखिए सृजनात्मक बालक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता। पहला खोजपूर्ण प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, या अच्छी अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती, या तीसरा क्रियाशीलता नहीं पाई जाती, या चौथा सीमित रुचियाँ नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है सीमित रुचियाँ नहीं पाई जाती। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, तो यह दर्शाता है ए प्रतिभा, बी दार्शनिकता, सी सृजनशीलता, और डी कुशलता। तो यहाँ पे आपका उत्तर होना चाहिए सी सृजनशीलता। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक किस श्रेणी में आते हैं। ए पिछड़ा बालक,
बी मंदबुद्धि बालक, सी औसत बालक और डी मन स्ताप बालक। तो देखिए, जो बालक एक विषय में सामान्य जानकारी रखें और दूसरे विषय में अल्प जानकारी रखें या निम्न उपलब्धि रखें तो वो बालक पिछड़े बालक के श्रेणी में आते हैं। देखिए, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में एक पर्याप्त अंतर है। ठीक है, इसके लिए एक संक्षेप में वीडियो, ये एक अलग से टॉपिक जरूर लेके आएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो कि खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी करता है तथा नए नए परिणाम निकालता है। तो यह उक्त कथन किसका है? ए स्किनर का, बी गिलफोर्ड का और सी स्टेन का और डी बिने का। तो देखिए, सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणियाँ करता है तथा नए नए परिणामों को निकालता है। तो यह कथन है स्किनर महोदय का। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है ए संवेदनशील होता है, बी परिहास प्रिय होता है यानी कि हंसमुख होता है, सी जिज्ञासु होता है और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर है सृजनात्मक बालक की विशेषता है उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है? तो ए ऑप्शन है सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी समांतर संबंध या डी वैध संबंध। तो देखिए, यहाँ पे हमारा उत्तर है ए, बुद्धि और सृजनात्मकता में सकारात्मक संबंध पाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का जो विकास है किस वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए 35 ईयर, बी 30 ईयर, सी 40 और डी 50 ईयर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है सी 40 वर्ष। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? ए मौलिकता, बी नवीनता, सी बुद्धि और डी अपसारी चिंतन। तो देखिए, ए और बी ये हैं सृजनात्मकता के तत्व और डी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, यानी कि सृजनात्मक चिंतन किस तरीके का होता है? अपसारी चिंतन होता है, यानी कि फैली विस्तृत सोच होती है, मतलब फैली हुई हर दिशा में सोचता है वो। अब बचा यहाँ पे बुद्धि, तो यहाँ हमारा उत्तर है सी बुद्धि। हम सृजनात्मकता को बुद्धि के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये एक प्रश्न हमारा बुद्धि से संबंधित हो गया। गिलफोर्ड की प्रज्ञा परीक्षण के अनुसार कितने प्रकार के पद बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, गिलफोर्ड का था एक ऐसा ही मॉडल है, त्रिविमीय प्रारूप है गिलफोर्ड का, जिसमें ऑप्शन है हमारे पास 120, बी 80, सी 140 और डी 60। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं उत्तर, ये उत्तर है हमारा ए, हम 120 प्रकार के वहाँ पे पद बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक होते हैं साहचर्य, आदर्शात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता। किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई है? तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी मेडनिक, सी जेम्स ड्रेवर और डी सीवी गुड। तो ये जो प्रश्न है वो रीट परीक्षा में आया हुआ है और यहाँ पे आपका उत्तर है डी, यानी कि सीवी गुड ने ये परिभाषा को दिया है।